चलिए बच्चों आ जाए। तो हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त स्टैंडर्ड है जिसका नाम है यार दुला सारे शेयर कर दिए बेटा। क्या कहते हैं फोल्डर दे दिया, उसके अंदर सारी चीजें हैं पिछले क्लास के लेक्चर्स और हैंडआउट्स। अच्छा जी, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आइजा 600। इंपॉर्टेंट इस अटैम्प्ट में चांसेस के इस अटैम्प्ट में पेपर आ सकता है अगर आप 1 घंटा सुकून से दे देंगे टोटल, और पौना घंटा अगर आप देखें तो आइजा 600 काफी बड़ा स्टैंडर्ड है, सही है। तो मैंने कोशिश करी कि उसको एक हैंडआउट में उसको समराइज कर दूं ताकि पता चल जाए कि कौन से फेज हमारे पास मौजूद है और हर फेज में हमें क्या काम करना है। ठीक हो गया, ये बात समझ आती है सबके। अच्छा, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा हमें इंशाल्लाह कि चीजें कहां पे लिखी हुई हैं तो इंशाल्लाह हमारे पास सवाल हो जाएंगे। ये बात समझ आती है सबके? नहीं छेड़ो यार, क्यों छेड़ रहे हो? ये क्लियर है बच्चों? स्टार्ट करें। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, कि शुरू के 45 मिनट में इंशाल्लाह 9:15 बजे क्लास ऑफ कर दूंगा, फिर मेरी एमएस1 की क्लास है। अब मैं शुरू के 45 मिनट आपके साथ कुछ कंटेंट ट्वीट करूंगा और उसको समझाऊंगा, और आखिरी के 15 मिनट में एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दूंगा जिससे इंशाल्लाह चीजें और ग्रिप में आ जाएंगी। डन हो गया? चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। Scope of this ISA 600. This ISA apply to the group audit. ISA deals with the special consideration that apply to the group audit, in particular those that involve the component auditors. सही है? ISA 600 ज्यादातर अप्लाई किन सिनेरियोस पे होगा? जब आप कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व कर रहे होंगे। सही, कंपोनेंट ऑडिटर क्या है, ग्रुप ऑडिट क्या है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छे कंटेंट इसको हम रीड कर लेते हैं। ठीक है? An auditor may find this ISA adopted as necessary in the circumstances useful when that auditor involve other auditor in the audit of financial statement that are not the group financial statement. तो अगर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भी होंगे तब भी इसमें हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, an auditor may involve another auditor to observe the inventory count or inspect the physical asset at a remote location. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये एक होल्डिंग कंपनी है, सही है, इसकी एक सब्सिडी है, सब्सिडी 1, इसकी एक सब्सिडी है, सब्सिडी 2। ठीक है? पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है, लेट्स से उसका ऑडिटर पीडब्ल्यूसी है, और एक सब्सिडी 1 है उसका ऑडिटर केपीएमजी है, और सब्सिडी 2 है जिसका ऑडिटर ईवाई है, और आप होल्डिंग कंपनी के 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है? ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे इसके अंदर सब्सिडी 1 भी जाके मर्ज हो रही होगी और सब्सिडी 2 भी जाके मर्ज हो रही होगी। चूंकि दोनों इसके अंदर मर्ज हो रही होंगी तो इसके ऊपर तो आपने कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिया। आप तो ऑडिटर थे होल्डिंग कंपनी के, सही है। इसके ऊपर तो केपीएमजी और ईवाई ने लिया है, तो केपीएमजी और ईवाई क्या कहलाएंगे? केपीएमजी और ईवाई कहलाएंगे कंपोनेंट ऑडिटर, और ये जो S1 और S2 है, ये कहलाएंगी कंपोनेंट। क्या तक बात समझ आती है? ये जो होल्डिंग कंपनी है ये कहलाएगा ग्रुप, और जो पीडब्ल्यूसी है ये कहलाएगा ग्रुप ऑडिटर। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? लेकिन एक छोटा सा मसला और है, और छोटा सा मसला ये है, फॉर एग्जांपल आप एक काम ये करते हैं कि आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं। लेट्स से आप पीडब्ल्यूसी हैं और आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, और कंपनी ने अपना एक फंक्शन लेट्स से आउटसोर्स किया हुआ है। सुनिएगा मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने अपना फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है। चूंकि कंपनी ने अपना फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है तो एज एन पीडब्ल्यूसी आप आइजा 402 की हेल्प तो ले सकते हैं। ठीक है? आप आइजा 402 की हेल्प ले सकते हैं। यार आवाज क्लियर है बच्चों सबको? आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी साइड से? चले, तो आप आइजा 402 की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? लेकिन फॉर एग्जांपल आइजा 402 कब अप्लाई होगा? जब एक सर्विस ऑडिटर होगा। एज्यूम करता हूं मैं कोई सर्विस ऑडिटर नहीं है, और पीडब्ल्यूसी लेट्स से केपीएमजी से कहती है कि आप इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये काम कर लें। मुझे पता है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये इस कंपनी के साथ कंसोलिडेट हो रही है? ये कंसोलिडेट तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या ये कंपनी ग्रुप कहलाएगी?
क्या ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट कहलाएगी? नहीं प्यारे बच्चों। क्या ये केपीएमजी? लेकिन अगर चूंकि पीडब्ल्यूसी किसी और ऑडिटर को एंगेज कर रहा है कि जी आप मेरी हेल्प कर दें ऑडिट एविडेंस लेने में, तो इसके ऊपर भी आईजा 600 आप आईजा 600 की हेल्प ले सकते हैं बच्चों। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, the objective of the auditor are to determine whether to act as the auditor of the group financial statements. If acting as the auditor of the group financial statement, to communicate clearly with the component auditors about the scope and timing of their work on the financial information related to components and their findings, and to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the components and the consolidation process to express an opinion on whether the group financial statement are prepared in all material respect. अगर मैं आपके सामने इस चीज का अगर मैं खुलासा करूं, अगर आपके सामने मैं इस चीज का खुलासा करूं प्यारे बच्चों, तो बड़े बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बड़े गौर से सुनिएगा। सबसे पहली चीज आपने डिसाइड करनी है एक्सेप्टेंस। हमारे ऑडिट के फेजेस याद है ना? सबसे पहली चीज क्या होती है? क्लाइंट और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। सही है? सबसे पहला काम आपने एक्सेप्टेंस को देखना है कि क्या मुझे एक्सेप्टेंस करनी चाहिए इफ एक्टिंग एज द ऑडिटर ऑफ द ग्रुप। सही है? अगर एक्सेप्टेंस करनी चाहिए यस, तो मामला आगे बढ़ेंगे। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं करनी तो आप ऑडिटर ही नहीं हो। जब ऑडिटर ही नहीं तो कोई आइजा आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने एक्सेप्टेंस कर ली यस, तो फिर आपने कम्युनिकेट करना होगा क्लियरली विद द कंपोनेंट ऑडिटर। सही है? तो इसका मतलब है आपने कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कुछ प्लानिंग वाले मैटर्स देखने होंगे। दूसरी चीज, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर आपने परफॉर्मेंस फेस। ये बात समझ आती है? अगली जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ानी है उसमें ये तीन चीजें कवर्ड हो रही हैं, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। बच्चों ये बात समझ आता है? स्कोप समझ आता है इसका? तो ये पूरा स्टैंडर्ड आपको कितनी चीजें बताता है? एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है? मेरी एक बात और गौर से सुनिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कौन कर रहा है? पीडब्ल्यूसी कर रहा है। क्या पीडब्ल्यूसी ने होल्डिंग कंपनी में प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग की होगी? क्या S1 और S2 का ऑडिटर भी पीडब्ल्यूसी है? बस पीडब्ल्यूसी ने EY के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करना है और केपीएमजी के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि अगर तो पीडब्ल्यूसी खुद इसका ऑडिट करता S1 और S2 का, तो जिस आइजा के हिसाब से करता और जिस तरीके से करता वो सारी रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट कर देंगे। किसको कम्युनिकेट कर देंगे? केपीएमजी और EY को। बच्चों डन हो गया? तो हमें प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स पता है, हमें क्लाइंट एक्सेप्टेंस के स्टैंडर्ड पता है। हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं एक्सेप्टेंस के? हमारे पास एक्सेप्टेंस के प्यारे बच्चों कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? आइजा 220 क्लाइंट एक्सेप्टेंस और आइजा 210 एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ऐसा ही है ना? आइजा 220 क्लाइंट एक्सेप्टेंस, आइजा 210 एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस। सही है? एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस। बच्चों बड़े गौर से सुनना, बड़ी ट्रिकी चीज है, बहुत ट्रिकी चीज है। सही है? मुश्किल से आपके 45 मिनट लूंगा, चले हैंड आउट पढ़ा दूंगा। उसके बाद जितने सवाल होंगे वो सारे आंसर करूंगा, एक छोटी सी फ्लोचार्ट के डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा। तो पहला फेज कौन सा आ गया? To determine whether to act as the auditor of the group financial statement। मतलब acceptance and continuance। अच्छा जी, in applying ISA 220, the group engagement partner shall determine whether sufficient appropriate auditors can reasonably be expected to obtain in relation to the consolidation process and the financial information of the components which to base the group audit opinion। तो आइजा 220 अप्लाई करते हो जब आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस कर रहे होंगे, तो सबसे पहली चीज आपने ये देखनी होगी, क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता। सही है? फॉर दिस पर्पस द ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप, इट्स कंपोनेंट and their environment that is sufficiently to identify components that are likely to be significant components। सही है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, आपको कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और उनके रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे S1 भी है और S2 भी है, यहाँ पे S1 भी है, S2 भी है। आपने देखना है, आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना है, ग्रुप को समझना है, उसके कंपोनेंट्स को समझना है, इनके एनवायरनमेंट को समझना है, ताकि आप एनालाइज कर लें कि कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या होते हैं थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अब सवाल अगला ये है
कि जी आपने मेरी बात सुनेगा। सबसे पहली चीज एज एन ऑडिटर यू हैव टू इवेल्युएट कि क्या आप S1 और S2 के नंबर्स पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी ग्रुप की, कंपोनेंट की और उसके एनवायरनमेंट की। सही है। अगला सवाल, सर कैसे अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करूं? क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूं? व्हाट अंडरस्टैंडिंग? द ग्रुप एंगेजमेंट टीम्स अंडरस्टैंडिंग मे इंक्लूड मैटर्स सच एज द फॉलोइंग। तो ये कुछ मैटर्स हैं आपके पास जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। सही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है? कितनी होल्डिंग है, कितनी सब्सिडीज है, सब्सिडी की कौन सी होल्डिंग है, सब्सिडी की मजीद कितनी सब्सिडीज हैं, कोई एसोसिएट्स हैं, फॉरेन है, यहाँ पर है, ये सारा ग्रुप स्ट्रक्चर आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके अलावा आपने क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रही है कि नहीं हो रही, आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। A description of the group-wide controls. Group-wide controls क्या है? इसके understanding the complexity of the consolidation process, whether the component auditors that are not from the group engagement partners firm or network will perform work on the financial information of any of the component and group management rationale for appointing more than one auditor. इसकी भी understanding आपने obtain करनी है। और क्या ग्रुप एंगेजमेंट टीम के पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा? किसका अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसका होगा? किसका? कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन का। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है आपने जो एक्सेप्टेंस फेज में आपने लेना होगा कि जी ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, क्या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं, ग्रुप वाइड कंट्रोल क्या है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इन सारे मैटर्स की आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट, आप पिछले साल ऑडिट कर चुके हो ग्रुप का, और जब कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट होगा तो ये जितने भी ऊपर आपने चीजें ली हैं सिर्फ और सिर्फ आपने इसके ऊपर अपडेट्स लेनी है। सही है कि क्या कोई ग्रुप स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्या कोई कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्या फ्रेमवर्क में या ग्रुप वाइड कंट्रोल्स में कोई चेंजेस आई है कि नहीं आई, आपने इन चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त थ्योरेटिकल सवाल आपके पेपर में आ सकता है कि जी आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस करना चाह रहे हैं, बताएं आप क्या प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और किन फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सही है। तो मैंने आपके पास पैराग्राफ रेफरेंस भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अगर if the group engagement partner concludes that it will not be possible for the group engagement team to obtain sufficient appropriate audit evidence due to restriction imposed by the group management, and the possible effect of this inability will result in a disclaimer of opinion on the group financial statement, the group engagement partner shall either in the case of the new engagement not accept the engagement or in the case of a continuing engagement withdraw from the engagement। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर पीडब्ल्यूसी को लगता है कि S1 और S2 के ऊपर वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकेगा, और जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकेगा तो होल्डिंग कंपनी जो कंसोलिडेटेड एफएस बनाएगी उसके ऊपर मैंने डिस्क्लेमर ही देना है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है बच्चों यहां तक? देखें अमारा खान, आप कह रही हैं अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ना, अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ना हो तब भी, तो आप थोड़ा सा आइजा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइजा क्या कह रहा है? द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस इनएबिलिटी विल रिजल्ट इन अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो क्या नॉन सिग्निफिकेंट इतना परवेसिव होगा कि वो कंसोल को भी उड़ा देगा पूरा? आप जवाब दें खुद ही। कंसोल 1 अरब रुपए का बन रहा है और 50 मिलियन के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता, तो क्या मैं 1 अरब के ऊपर डिस्क्लेमर दे दूंगा? क्लियर हम सारे यहां तक बच्चों? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, एक क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। एक कंपनी ने आपको अप्रोच किया है कि हमारे ऑडिटर बने, सही है, और कंपनी जो है वो उसकी 4 सब्सिडीज है। बताएं आप ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? जल्दी से बता दें। आप क्या फैक्टर्स कंसीडर करेंगे? डन हो गया बच्चों? तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा
कि जी क्या मैं ये इवैल्यूएट करूंगा, सबसे पहली चीज मैं ये इवैल्यूएट करूंगा कि क्या मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। ये पहला नंबर मिल गया, ये एक नंबर मिल गया प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा ग्रुप की, कंपोनेंट की और इनके एनवायरनमेंट की, ग्रुप की, कंपोनेंट की और एनवायरनमेंट की, इसका दूसरा नंबर मिल गया। और फिर स्पेसिफिकली इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, स्पेसिफिकली इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा। डन हो गया बच्चों, क्लियर है? अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका आंसर सिर्फ आइजा 600 से नहीं होगा, आपका आंसर सिर्फ आइजा 600 से नहीं होगा। नीचे आइजा 220 जो है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, और इसके जो 4 पॉइंट्स थे याद आ रहे हैं? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी देखूंगा, अपनी कॉम्पिटेंसी देखूंगा, क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकता हूं, याद आ रहे हैं प्यारे बच्चों? 4 नंबर इसके भी होंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आइजा 600 इज इक्वल टू आइजा 200 से लेके आइजा 720 तक। तो जब भी आइजा 600 का सवाल आएगा तो आइजा 600 तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, बट लेकिन उसके अलावा जो आइजाज हैं वो भी हेल्प करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? छोटी सी टेक्निक समझ आती है मेरी? अच्छा चले भाई, मुबारक हो, एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस की कुछ प्रोसेस भी हो गई, एक्सपेक्टेड सवाल जो पेपर में आ सकते हैं वो भी हो गए। ठीक है, अगला फेज कौन सा होगा हमारा, जल्दी से बता दे, अगला फेज कौन सा होगा प्यारे बच्चों? प्लानिंग होगा। प्लानिंग में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? अगला परफॉर्मेंस होगा, एक्सेप्टेंस के बाद परफॉर्मेंस करूंगा। प्लानिंग में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं? प्लानिंग में याद है आइजा 300 के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाता हूं, 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं, 320 के हिसाब से मटेरियलिटी और 330। बस जबरदस्त। तो नीचे प्लानिंग फेज में आपको ये चीजें दिखेंगी। अच्छा, जहां आपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस कर ली तो अगली चीज क्या होगी? अगली चीज क्या होगी? आइजा 210 के हिसाब से आप क्या बनाएंगे? आप क्या बनाएंगे जल्दी से बता दें। आइजा 210 के हिसाब से आप क्या बनाएंगे? क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया तो अगली चीज क्या होगी? एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे। अच्छा, ये एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होगा जो आइजा 210 ने दिया हुआ है, लेकिन मुझे बता दें कुछ चीजें मुझे ऐड करनी पड़ेंगी। वो क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जल्दी से बता दें, अभी हाथ याद बता दें। एंगेजमेंट लेटर बनाते हुए एग्जैक्टली आइजा 210 को, बस जबरदस्त साथ मेरा प्यारा बच्चा, जबरदस्त। कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन का भी एक्सेस होगा, कंपोनेंट की मैनेजमेंट का भी एक्सेस होगा, कंपोनेंट के ऑडिटर का भी एक्सेस होगा, और कंपोनेंट के जो वर्किंग पेपर्स हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका भी एक्सेस होगा। डन हो गया? बस एंगेजमेंट में 4 चीजें ऐड कर दे तो आपका एंगेजमेंट बन जाएगा। बच्चों फायदा हो रहा है? क्लियर है? डन हो गया? तो मुझे इसको एक बार कंप्लीट करने दे, फिर आपके जितने सवाल होंगे सारे आंसर करूंगा, लेकिन एक बार तो एक फ्लो में चलते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए बच्चों। सही है? अच्छा, अगली चीज मेरे बच्चों प्लानिंग। सही है? तो प्लानिंग में सबसे पहला काम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान क्या मतलब? आइजा 300, तो आइजा 300 के हिसाब से एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना है। सही है? कंसोल की ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना है। उसके बाद 315 आइजा 315 याद है? ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। आइजा 315 तो आपने अप्लाई करना ही करना है। आइजा 315 के साथ आपने जो अंडरस्टैंडिंग को मजीद इनहेंस करना होगा, वो ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, उनके कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, और उनके रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। The auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement through obtaining the understanding of the entity and its environment, the applicable financial reporting framework and the system of internal control. The applicable financial reporting framework जो है ये की चेंजेस हैं। मुझे बता दें किस वजह से चेंज आया है, ये पहले नहीं लिखा होता था। ये की चेंज किस वजह से आया है? आइजा 315 रिवाइज हुआ था, और जब आइजा 315 रिवाइज हुआ था तो आइजा 315 ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक सेपरेट हेडिंग डाल दी थी। तब जहां पे आइजा 315 की पुरानी हेडिंग आ रही थी उसमें ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐड कर दिया गया। सही है? तो भाई अंडरस्टैंडिंग कैसे लूं? सर देखें ना ऊपर, थोड़ा सा गौर से देखें। ऊपर आप अंडरस्टैंडिंग ले तो चुके हैं, ऊपर इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग तो ले चुके हैं, बस प्लानिंग फेज में आके उसको अपडेट कर दें। एनहांस इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप, its component and the environment including group wide controls obtained during the acceptance or continuous change, obtain an understanding of the consolidation process
इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन issued by the group management to the component। सही है, तो कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी। कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या होता है थोड़ी देर में आएगा हमारे पास नीचे। इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय अ ग्रुप मैनेजमेंट। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलिए जबरदस्त, शुक्र। अच्छा, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द ग्रुप मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो कलरिंग आपको दिख रही है, ये जो कलरिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, इसका मतलब है ये कलरिंग यहाँ से लिंक्ड हो गई है इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द ग्रुप मैनेजमेंट टू द कंपोनेंट। सही है, आप ग्रुप ऑडिटर होके कंपोनेंट ऑडिटर को बाद में इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। प्राइमरीली ग्रुप मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑडिटर को क्या भेज रही होती है, जल्दी से बता दें क्या भेज रही होगी? कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस भेज रही होंगी। क्या इंस्ट्रक्शन भेज रही होंगी? टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी एंड द कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ग्रुप मैनेजमेंट ऑर्डिनरी इशू इंस्ट्रक्शंस टू द कंपोनेंट। द इंस्ट्रक्शंस ऑर्डिनरी कवर द अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी अप्लाइड, स्टैट्यूटरी एंड द अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट टू द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सेगमेंट, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, इंट्रा ग्रुप अकाउंट बैलेंस एंड अ रिपोर्टिंग टाइम टेबल। का यहां तक बात समझ आती है? जब तक मैं ही सब्सिडियरी को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बताऊंगा, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट कैसे होगी? जब तक मैं ही नहीं बताऊंगा कि मुझे कंसोल 30 मार्च तक चाहिए, तो वो 20 मार्च तक सब्सिडियरी का ऑडिट कैसे करवाएगा? जब तक मैं ही कंसोल में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट नहीं करूंगा, मेरे पास एलिमिनेट करने के लिए नंबर्स कहां से आएंगे? जब तक मुझे सब्सिडी नहीं बताएगा। तो ये वो चीजें हैं जो कि ग्रुप मैनेजमेंट कंपोनेंट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रही होती है। बच्चों डन हो गया? और ग्रुप एंगेजमेंट टीम ने इस हद तक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ताकि कंफर्म और रिवाइज इट्स इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है थोड़ी देर में बताता हूं। टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो सब्सिडीज की वजह से, कंपोनेंट की वजह से मेरे ग्रुप में क्या-क्या, मेरे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है बच्चों। अच्छा, अब ये सुनिएगा, ये बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा जबरदस्त है बच्चों, सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ये एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये मैं ऑलरेडी एक्सेप्टेंस फेज में ले चुका हूं। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर लूंगा, जो ऊपर मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको पढ़ाई, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर लूंगा, अपडेट कर लूंगा। लेकिन यहां पे प्लानिंग फेज में आके मैं एक बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑडिटर। सही है, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑडिटर। इफ द ग्रुप एंगेजमेंट टीम प्लान्स टू रिक्वेस्ट अ कंपोनेंट ऑडिटर टू परफॉर्म वर्क ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब कंपोनेंट से रिलेटेड मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, कंपोनेंट से रिलेटेड। अमर साहब बिल्कुल बिल्कुल ये वही अंडरस्टैंडिंग है। अमर साहब का सवाल है, सर ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये वही वाली है ना जो ऊपर आपने, जी बिल्कुल, ये ऊपर मैं वापस आपको हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, ये डन हो गया। इन्हीं अंडरस्टैंडिंग को वापस से अपडेट करनी है। अमर साहब क्लियर है? अच्छा, लेकिन अब प्लानिंग फेज में आके पहला काम ये करूंगा कि अगर मैं कहता हूं एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और उसका ऑडिटर केपीएमजी है, और अब मैं केपीएमजी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, तो केपीएमजी की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करूंगा? केपीएमजी की अंडरस्टैंडिंग ऐसे ऑब्टेन करूंगा कि क्या केपीएमजी एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता है कि नहीं करता, क्या केपीएमजी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट है उसके पास कि नहीं है, क्या केपीएमजी मुझे अपने काम में इन्वॉल्व होने देगा कि नहीं देगा, क्या केपीएमजी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में एक्टिवली काम करता है, और क्या उसको ओवरसीज ऑडिटर एक्टिवली ओवरसेट करते हैं कि नहीं करते, क्या वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है कि नहीं है। मुझे अब बैठ के केपीएमजी से रिलेटेड इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। क्या यहां तक बात है? ये वही चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ये वही चीज है जब पीडब्ल्यूसी एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो क्या पीडब्ल्यूसी ने अपने आप में भी ये चार चीजें देखी होंगी? जल्दी से बता दें, जब पीडब्ल्यूसी इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो क्या पीडब्ल्यूसी ने भी अपने आप में ये चार चीजें देखी होंगी कि क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं, क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं। यही चार चीजें वो किस में देखेगा? केपीएमजी में देखेगा। सही, यही चार चीजें वो केपीएमजी में देखेगा। ठीक है, क्योंकि केपीएमजी अगर कहेगा कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो वो उसके ऊपर रिलाई करेगा। क्यों रिलाई करेगा? बिकॉज केपीएमजी अगर कह रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, केपीएमजी अगर वो कह रहा है तो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा है, केपीएमजी अगर वो कह रहा है तो इंडिपेंडेंट है, और केपीएमजी एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है कि उसके ऊपर एससीसीपी है, उसके ऊपर आईकैप है, उसके ऊपर ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है। क्लियर है सारे? यहां पे
ये सुनिएगा, ये बड़ा एक अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये पीछे अपेंडिक्स वगैरह में दिए हुए, सही है। ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ग्रुप एंगेजमेंट टीम प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप ऑडिटर। तो अंडरस्टैंडिंग किन चीजों की लेनी है, ये वाली बात क्या कहता है, किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और ये वाला बात करता है ग्रुप एंगेजमेंट टीम प्रोसीजर to obtain an understanding of the component auditor and the source of audit evidence. The nature, timing and the extent of the group engagement team procedure to obtain and understand the component auditor are affected by the factors. सही है, मुझे किस नौयत तक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कितनी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स ही होंगे। अंडरस्टैंडिंग लेनी किन चीजों की है, अंडरस्टैंडिंग लेनी इन चीजों की है, और इस अंडरस्टैंडिंग को कितना डिटेल में ऑब्टेन करना है, इसके कुछ फैक्टर्स होंगे। Whether the group engagement team and the component auditor share the common policies, common quality control policies and common monitoring policies and procedure। हाँ जी, एग्जांपल देंगे तो इसकी जल्दी छेती। Yes, it could be a network firm, it could be a KPMG, इट कुड बी अगर पीडब्ल्यूसी को पता है कि केपीएमजी के पॉलिसीज क्या है, केपीएमजी को पता है कि उसके ऊपर मॉनिटरिंग पॉलिसीज क्या है, तो उसको सारी मेथोडोलॉजी के बारे में पता है, तो जी जाहिर सी बात है वो केपीएमजी के ऊपर इतना ज्यादा मेहनत नहीं करेगा कि वो इंडिपेंडेंट है भी कि नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं, केपीएमजी के जो फला पार्टनर है वो कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम लोग कॉमन पॉलिसीज वगैरह शेयर करते हैं, क्या पता हम नेटवर्क फर्म में हो। अब अगला सवाल, हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट। ये आप समझ आ रही है, तीन डिफरेंट चीजें प्यारे बच्चों। पहली चीज अंडरस्टैंडिंग लेनी किस चीज की है, दूसरी चीज अगर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए आप डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी चीज हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। द ग्रुप एंगेजमेंट टीम may obtain an understanding of the component auditor in a number of ways. In the first year of involving a component auditor, the group engagement team may, for example, evaluate the result of the quality control monitoring system where the group engagement team and the component auditor are from a firm or network that operate under and comply with the common monitoring। तो वही वाली बात जो आप कह रहे थे कि अगर नेटवर्क फर्म है तो मैं जाके चेक कर सकता हूं कि उस पार्टनर की या उस फर्म की क्वालिटी कंप्लायंस क्या है। क्या बात समझ आती है? दूसरी चीज मैं विजिट कर सकता हूं कॉम्पोनेंट ऑडिटर को टू डिस्कस द मैटर ए टू सी। सही है, ए टू सी। लेकिन अगर केपीएमजी होगा तो क्या मैं विजिट करूंगा? क्या केपीएमजी होगा क्या मैं विजिट करूंगा? क्यों? ये प्रोसीजर तो है लेकिन इतना डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज केपीएमजी है यार। क्लियर है सारे यहां तक? रिक्वेस्ट द कंपोनेंट ऑडिटर टू कंफर्म द मैटर रेफर टू इन दिस, कि जी आप मुझे कंफर्म कर देंगे आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। अगर आप एक कंपनी को ऑडिट करते हैं तो फर्म भी आपसे क्या करती है, जल्दी से बता दें। अगर आप भी एक कंपनी को ऑडिट करते हैं तो फर्म आपसे क्या करती है, कागज के पर्चे पर साइन करवा लेती है कि भाई बता दें, लिख के दे देंगे आप एथिकल हैं, आप इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं। तो यही काम किससे करवा लें? यही काम आप कंपोनेंट ऑडिटर से करवा लें, या उसको एक क्वेश्चन भेजने के जिसको कंप्लीट कर दो, या आपके कोई कलीग्स वगैरह हैं या फिर कोई फ्रेंड सर्कल है या कोई थर्ड पार्टी है, उससे आप पूछ सकते हैं इस कंपोनेंट ऑडिटर के बारे में। फॉर एग्जांपल हमें कंपनी का 2013-14 में जेएस ग्रुप ऑडिट कर रहा था, तो इसकी एक सब्सिडरी थी यूके में थी और एक कोई इंडिविजुअल पार्टनर उसका ऑडिट कर रहा था। सही, कोई फर्म प्रॉपर नहीं थी, एक इंडिविजुअल बंदा उसको ऑडिट कर रहा था। तो उसके बारे में जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करवानी थी तो हमने डेलॉइट से और वहां के बंदों से पूछ लिया कि ये कैसा बंदा है, क्या ये ऑडिट कर सकता है, इसकी अगर मुझे क्यूसीआर रेटिंग देखनी है या मुझे इसकी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी देखनी है तो मैं किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकता हूं। तो मैंने वो वाले सारे फैक्टर्स भी देख लिए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो क्लाइंट से लेता हूं यार, क्या हो गया भाई, ऐसी बातें ना करें। Obtain confirmations from the professional bodies to which the component auditor belongs, the authorities by which the component auditor is licensed or the other third party। सही है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी बेसिस पे मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकता हूं। इसमें से कौन सा करना है कौन सा नहीं करना ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। अगर आप ही के फर्म ऑडिट करिए तो आप जाहिर सी बात है ये सारे काम नहीं करेंगे। डन हो गया बच्चों? अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिकली डील करता है कॉम्पिटेंस से, ये स्पेसिफिकली डील करता है कॉम्पिटेंस से। द ग्रुप एंगेजमेंट टीम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मे इंक्लूड whether the component auditor possess an understanding of the auditing and other standard applicable to the group audit that is sufficient to fulfill the component auditor's responsibilities, possess the specialized skill in the
industry in which the component operates, and where relevant possess an understanding of the applicable financial reporting framework. तो आपने कॉम्पिटेंसी में तीन चीज देखनी है, क्या उसके पास आइजा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और अगर वो बैंक है तो क्या उसके पास बैंक की एक्सपर्टीज है कि नहीं. ये तीन चीजें आपने इवेलुएट करनी पड़ेंगी टू कंसीडर द कॉम्पिटेंसी. मसले वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, मसले वाली बात बहुत एक मसले वाली बात है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिएगा. अंडरस्टैंडिंग किन चीजों की लेनी है, कैसे लेनी है और किस नौयत में लेनी है. जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो या तो वो कॉम्पिटेंट होगा या वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा. सही है भाई. जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट होगा या वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं होगा. If a component auditor does not meet the independence requirement that are relevant to the group audit, or the group engagement team has serious concerns about the other matter listed in 19A to C. 19A to C में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है. सही है, ये 19A to C है. The group engagement team shall obtain sufficient appropriate audit evidence relating to the financial information of component without requesting that component auditor to perform work on the financial information of that component. ये समझ आया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. क्या कहना चाह रही है, जल्दी छेती छेती मेरे बच्चों, क्या कहना चाह रही है. अगर आपको उसकी इंडिपेंडेंस पे, कॉम्पिटेंसी पे सीरियस कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं, आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि आप ऑडिट करो, मैं आपके काम पर रिलाई करूंगा. आप उससे ये रिक्वेस्ट नहीं करोगे प्यारे बच्चों. क्या यहां तक बात समझ आ रही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और इससे भी, और मैं खुद ऑडिट कर लूंगा, और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये नीचे पैराग्राफ अपेंडिक्स के है, इसको सुन लीजिएगा. द ग्रुप एंगेजमेंट टीम कैन नॉट ओवरकम द फैक्ट दैट अ कंपोनेंट ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट. अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर कंपोनेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, इस चीज को आप ओवरकम नहीं कर सकते. सही है. बाय बीइंग इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, बाय परफॉर्मिंग एडिशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ फर्दर प्रोसीजर. आपको ठीक है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं काम कर लूंगा, मैं उसके काम को रिव्यू कर लूंगा. नहीं, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सीरियस कंसर्न है, ये चीज ओवरकम हो ही नहीं सकती. सही है. कंपोनेंट ऑडिटर के होते हुए और उसके काम पे आप रिलाई करते हुए और आप कहें मैं मजीद जान मारूंगा, मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा, मैं एक वर्किंग पेपर देखूंगा, नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है प्यारे बच्चों. क्या तक बात समझ आती है. However, सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. The group engagement team may be able to overcome less than serious concern about the component auditor's professional competency. अगर उसकी कॉम्पिटेंसी में आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो ये चीज ओवरकम हो सकती है. कैसे ओवरकम हो सकती है. मैं ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइज कर लूंगा, मैं ज्यादा रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मैं ज्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में इन्वॉल्व हो जाऊंगा. क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पैराग्राफ को अपने सामने रखिएगा. सही. और अपने आप को रखिएगा. इस पैराग्राफ को रखते हुए आप भी जब फर्म में गए होंगे तो आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं होंगे. जब आप किसी बैंक को ऑडिट कर रहे होंगे तो आपके पास बैंकिंग एक्सपर्टीज नहीं होगी. क्लियर है. लेकिन फर्म कहती है कि जी हम कॉम्पिटेंट है और हम ये कर सकते हैं. इंडिपेंडेंस के केस में तो कर ही नहीं सकते बेटा, कर ही नहीं सकते. कॉम्पिटेंट ऑडिटर को यूज नहीं कर सकते. अच्छा, ये सुन ले, ये और अच्छा है, ये और अच्छा पैराग्राफ है. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्या. where the law or regulation prohibit access to the relevant parts of the audit documentation of the component auditor, the group engagement team may request the component auditor to overcome this by preparing a memorandum that covers the relevant information. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है. अगर कंपोनेंट ऑडिटर लेट से स्पेन में बैठा हुआ है और स्पेन वाले कहते हैं कि नीचे हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे बाहर, तो कोई मसले वाली बात नहीं है. आप मुझे मेमोरेंडम दे दो, आप मुझे एक मेमोरेंडम दे दो जिससे मेरा काम चल जाएगा. बच्चों क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे. और ये वो पैराग्राफ है कि एक पास पेपर इसके ऊपर सवाल भी आया है स्पेसिफिकली. तभी मैं आपसे बार बार फोकस कर रहा हूं कि मैं एक एक पैराग्राफ आपको रीड करा रहा हूं, आइजा के रीड करा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी आ जाए. चले जी, मुबारक हो. इस अंडरस्टैंडिंग से क्या कर लिया. 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया और असेस कर लिया. अगला काम क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, अगला काम क्या करना चाहिए, जल्दी से बता दें. अगला काम क्या करें. 300 भी हो गया, 315 भी हो गया. अगला काम क्या करें. आइजा 320 मटीरियलिटी प्यारे बच्चों.
और ये मटेरियलिटी सुन लें, ये मटेरियलिटी सुन लें। द ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल डिटरमाइन द फॉलोइंग। रिजवान मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ बेटा, थोड़ी देर में आता हूँ। सही, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ आपके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले एक चीज कंप्लीट कर लिया, फिर आपके जितने सवाल होंगे मैं एड्रेस कर दूंगा। सही है। द ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल डिटरमाइन द फॉलोइंग मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सही है जी, आपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियल, स्टैंड अलोन एफएस की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सही है। और अगर कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस है तो आप उसके ऊपर भी मटेरियल निकालना है। कंपोनेंट मटेरियलिटी फॉर दोस कंपोनेंट्स वेयर द कंपोनेंट ऑडिटर्स विल परफॉर्म एन ऑडिट और रिव्यू फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप ऑडिट, फॉर द पर्पस ऑफ group audit, and to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetermined statement in the group financial statement exceeds the materiality for the group FS as a whole. Component materiality shall be lower than the materiality for the group financial statement as a whole. तो अगर KPMG को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, अगर KPMG को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपने KPMG के लिए क्या डिटरमाइन करनी होगी प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। KPMG के लिए क्या डिटरमाइन करनी होगी आपने KPMG के लिए कंपोनेंट मटेरियल डिटरमाइन करनी होगी, एंड दैट कंपोनेंट मटेरियल शैल बी लेस देन द ग्रुप मटेरियलिटी। क्लियर हो गए सारे यहां पे? अच्छा, और एक क्लियरली थ्रेशोल्ड भी आपने कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद where a component auditor will perform an audit for the purpose of the group audit, the group engagement team shall evaluate the appropriateness of the performance material determined at the component level। तो आपने ये भी असेस करना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस मटेरियल ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है मैं कंपोनेंट के लिए क्या निकालूंगा, मैं कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट मटेरियलिटी में डिटरमाइन करूंगा, मैं डिटरमाइन करूंगा। ऑडिटर KPMG है लेकिन PwC डिटरमाइन करेगा कंपोनेंट मटेरियलिटी। अच्छा जी, अगली चीज, रिस्क भी आइडेंटिफाई हो गए, मटेरियलिटी भी डिटरमाइन कर ली। अगला काम क्या करें, आइजा 330। और अब जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एड्रेस द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। The group engagement team shall determine the type of work to be performed by the group engagement team or the component auditors on its behalf on the financial information of the component। कि जो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए उसके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। अच्छा, the group engagement team shall also determine the nature, timing and extent of its involvement in the work of the component auditor। सही है। अच्छा, अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, अब असल चीज आ रही है, सुनिएगा। डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपोनेंट। सही है, डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। एक वर्ड ऊपर आ रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर होल्ड करें, मैं समझाता हूं। वर्ड कौन सा है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। A component identified by the group engagement team that is of individual financial significance to the group or that due to its specific nature or circumstances is likely to include significant risk of material misstatement of the group financial statement। अगर इन दोनों में से और का वर्ड लिखा हुआ है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी पूरी हो जाएगी तो वो जो सब्सिडरी है या वो जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कहलाएगा। क्या मतलब इसका कि क्या फॉर एग्जांपल अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल एसेट 1000 के हैं और इसमें से एक सब्सिडरी है जो कि रिप्रेजेंट करती है 600 रुपए के एसेट, तो मुझे बताएं क्या ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगा, जल्दी से बता दें। टोटल कंसोलिडेटेड एफएस में एसेट्स आ रहे हैं 1000 रुपए के, उसमें से एक सब्सिडरी ऐसी जो कि 600, that is of individual financial significance to the group। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, इसमें से 2 जीरो हटा दें। क्या अब ये सिग्निफिकेंट है? नहीं बच्चों, ये अब सिग्निफिकेंट नहीं है। सही है, लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इस सब्सिडरी में, मेरे बच्चों सुनिएगा, इस सब्सिडरी में एक बहुत बड़ी कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही है? इस सब्सिडरी में एक बहुत बड़ी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आ रही है।
और अगर कंपनी वो केस हार गई तो 300 रुपए तक की भी पेनल्टी लग सकती है, 300 रुपए तक की भी पेनल्टी लग सकती है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हम नेशनल बैंक ऑडिट कर रहे थे, नेशनल बैंक की एक ब्रांच थी यूएस में, ठीक है। यूएस में जो ब्रांच थी, तो यूएस में नेशनल बैंक के ऑपरेशंस उतने ज्यादा नहीं थे, बहुत मिनिमम थे। तो सिग्निफिकेंस अगर मैं उसकी देखता था, अगर मैं उसकी सिग्निफिकेंस देखता था, तो कहां नेशनल बैंक की ट्रिलियन के बैलेंस शीट फुटिंग, और कहां यूएस ब्रांच जो थी वो मुश्किल से $1 मिलियन पे भी खड़ी होगी, सही है। लेकिन एक केस चल रहा था, एक बहुत बड़ा केस चल रहा था, आप सबको पता है ना उस केस के बारे में। एक बहुत बड़ा यूएस ब्रांच के ऊपर, नेशनल बैंक की यूएस ब्रांच के ऊपर एक बहुत बड़ा केस चल रहा था। वो केस ऐसा था कि वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क पोजेस करता था होल्डिंग कंपनी के ऊपर, वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क पोजेस करता था होल्डिंग कंपनी के ऊपर। तो मैंने इस वजह से उस स्पेसिफिक ब्रांच को या उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को या उस स्पेसिफिक सब्सिडियरी को क्या तस्वीर कर लिया, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट तस्वीर कर लिया प्यारे बच्चों, सही है। और बाद में हुआ यही कि जी नेशनल बैंक ऑफ यूएस ब्रांच में पेनल्टी लगी, और जो पेनल्टी लगी तो वो पेनल्टी कितने की लगी, $50 मिलियन की पेनल्टी थी, जो कि पाकिस्तानी शायद कुछ 10 अरब रुपए बन रहे थे। क्लियर हम सारे यहां पे। तो यूएस जो कंपोनेंट था वो 10 अरब रुपए का नहीं था, तो उसकी फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक स्पेसिफिक रिस्क था जिसकी वजह से ग्रुप के ऊपर एक रिस्क हो सकता है। क्लियर हम सारे यहां पे। अगर तो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है यस, या सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नो। अगर तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो आपके पास फॉर अ कंपोनेंट दैट इज सिग्निफिकेंस ड्यू टू इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस टू द group engagement team or a component auditor on its behalf shall perform an audit of the financial information of the component using component material। कोई बताएगा ये क्या लिख रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर, सुनिएगा, अगर इस रीजन की वजह से सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो पूरा का पूरा ऑडिट होगा, है? किस रीजन की वजह से, किसकी वजह से? कि अगर वो इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस रखता है, अगर इस वजह से वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो ऑडिट होगा इसका, तो इसका ऑडिट होगा, कंप्लीट फुल फ्लैश ऑडिट होगा। और वो ऑडिट कौन कर सकता है? वो ग्रुप ऑडिटर भी कर सकता है, वो कंपोनेंट ऑडिटर भी कर सकता है। क्लियर है सारे यहां पे बच्चों? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, फॉर कंपोनेंट दैट इज सिग्निफिकेंस for a component that is significant because it is likely to include significant risk of material। ये किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? ये इस वाली की बात कर रहा है, सही, इस वाली की बात कर रहा है। अगर ये सिनेरियो है ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर सर्कमस्टेंस, तो ग्रुप एंगेजमेंट टीम और कंपोनेंट ऑडिटर, अगेन दो ऑप्शन, ग्रुप एंगेजमेंट टीम और कंपोनेंट ऑडिटर। अब मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल। पहला ऑप्शन सेम, क्या मतलब? ऑडिट कर लो पूरा का पूरा। दूसरा, जो अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको ऑडिट कर लूं, या उसका भी ऑडिट, अकाउंट बैलेंस का भी ऑडिट ना करूं, उस अकाउंट बैलेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? पहला तो सेम है, ये तो एग्जैक्टली सेम है। दूसरा फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा कि सर फॉर एग्जांपल वहां पे हेज अकाउंटिंग हो रही है और वहां पे रिस्क है, तो आप हेज अकाउंटिंग का ऑडिट करवा लें, सही, पूरे अकाउंट बैलेंस का ऑडिट करवा लें, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मसला किस चीज के ऊपर है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर। क्या सारी की सारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी, मुझे बताएं क्या सारी की सारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? सिर्फ ये चेक कर लो कि रेगुलेटर ने कहीं पेनल्टी तो नहीं लगाई। सिर्फ रेगुलेटर के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल चेक कर लो, और जो लॉयर है उसकी लीगल ओपिनियन ले लो। मुझे कंप्लीटनेस के ऊपर काम नहीं करवाना, मुझे क्लासिफिकेशन के ऊपर काम नहीं करवाना, बस ये स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करके दे दो। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? जबरदस्त हो गया बच्चों, जबरदस्त हो गया। अच्छा सॉरी, एक चीज रह गई, क्या रह गई?
अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है, अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है, फॉर अ कंपोनेंट दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, for a component that are not significant component, the group engagement team perform the analytical procedure at a group level. सही है? The engagement team perform the analytical procedure at the group level if the group engagement team does not consider the sufficient appropriate audit evidence on which to base the group audit opinion will be obtained from this. The group engagement team shall select the components that are not significant component and shall perform or request a component auditor to perform one or more of the following: audit, अकाउंट बैलेंस, स्पेसिफिक। ये समझने की कोशिश करिएगा, ये समझने की कोशिश करिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी 10 सब्सिडीज है, 10 में से आपने कहा 2 सिग्निफिकेंट है, 8 को आपने कहा नॉन सिग्निफिकेंट है। जब इस 8 को मैं एग्रीगेट करके देखता हूं तो उसका टोटल बैलेंस बनता है लेट से 600 मिलियन। 8 को एग्रीगेट करके देखता हूं, सही है। और ये जो होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड एफएस बना रही है, इसको अगर कंसोलिडेटेड एफएस का टोटल नंबर देखता हूं तो वो बनता है 1500 मिलियन। प्यारे बच्चों, ये जो एग्रीगेट बैलेंस जिसको मैंने इंडिविजुअली स्कोप आउट कर दिया था और मैंने कहा था भाई ये तो मेरे पास सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है, क्या ये एग्रीगेट बेसिस पे 1500 में से 600 पे मैंने काम ही नहीं करा? क्या एज एन ऑडिटर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है 1500 पे? तो फिर यहां आइजा आपसे कहता है कि इन 8 में से मजीद कुछ नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को आप सेलेक्ट कर ले और उसके ऊपर या तो वही ऑडिट करवा ले या किसी स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस का ऑडिट करवा ले, या वो अकाउंट बैलेंस सिग्निफिकेंस होगा या कुछ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करवा ले। डन हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क बाय द कंपोनेंट ऑडिटर, इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क परफॉर्म बाय द कंपोनेंट ऑडिटर। ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रिस्क असेसमेंट, सही है। इफ अ कंपोनेंट ऑडिटर्स परफॉर्म्स एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, ये मैंने वापस से रेड से क्यों लिखा है? बिकॉज ये वो वाली बातें हैं जो किससे डील करती हैं, जो प्लानिंग से डील करती है, If a component auditor perform an audit of the financial information of a significant component, the group engagement team shall be involved in the component auditor's risk assessment to identify the significant material risk of material statement of the group financial statement. The nature, timing and the extent of the involvement are affected by the group engagement team understanding of the component auditor, but at a minimum, it shall include discussion with the component auditor, component management, discussing with the component auditor the susceptibility of the component to material misstatement of the financial statement due to fraud, reviewing the components auditor documentation of the identified significant risk of materials। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होंगे उनके रिस्क असेसमेंट में क्या होना पड़ेगा? ग्रुप ऑडिटर को बच्चों जल्दी से बता दें, उसके रिस्क असेसमेंट, जिस तरह आप अपनी कंपनी का जिसका ऑडिट करते हैं उसके रिस्क असेसमेंट में आप इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, आपने लाजमी ये काम करना होगा, सही है। सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। अच्छा, अगर ये काम करने के बाद if the significant risk of material misstatement of the group financial statement have been identified in a component on which a component auditor performed the work, the group engagement team shall evaluate the appropriateness of the further audit procedures to be performed to the identified significant risk of material। सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके छोड़ नहीं देना है, उसके रिस्पांस को भी इवैल्यूएट करना है कि क्या उसका रिस्पांस एप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है हमें? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? क्या सारी सब्सिडी में यही काम करूंगा? नहीं, डिपेंड करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपोनेंट पे, डिपेंड करता है आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे, और डिपेंड करता है ग्रुप एंगेजमेंट टीम की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप ऑडिटर। तो फैक्टर्स टू कंसीडर टू इन्वॉल्व इन द वर्क परफॉर्म बाय द कंपोनेंट ऑडिटर, आपने इन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक अच्छा थ्योरी सवाल आ सकता है, सही है। अच्छा, क्या क्या तरीकेकार मौजूद है मेरे पास इन्वॉल्व होने के? क्या क्या तरीकेकार मौजूद है? फॉर्म्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ अ कंपोनेंट ऑडिटर,
other than those described in paragraph 30 to 31 and 42 may based on the group engagement team understanding of the including one or more of the following. component auditor से क्या कर सकता हूं? मीटिंग कर सकता हूं. क्यों? To obtain an understanding of the component and its environment. ये कहां लिखा हुआ होता था? To obtain an understanding of the component and its environment. बच्चों जल्दी से बता दें, ये कहां लिखा हुआ होता था? ये 315 और 315 में जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता था तो मुझे क्या आइडेंटिफाई होता था? रिस्क. तो मैं मीटिंग कर लूंगा उसके साथ बैठ के कि मुझे बताएं कंपोनेंट क्या है, इसके अंडरस्टैंडिंग दे और इसके एनवायरनमेंट. रिव्यू द कंपोनेंट ऑडिटर्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, performing the risk assessment process to identify and assess the risk of material misstatement, designing and performing further audit procedure, participating in the closing and the other key meetings between the component auditor and the component management. अगर ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान मीटिंग चल रही है तो उसमें ग्रुप ऑडिटर भी इन्वॉल्व हो जाएगा. प्यारे बच्चों, क्या यार बात समझ आती है? और उसके अदर डॉक्यूमेंटेशंस को आप रिव्यू कर लें. ये तरीकेकार मौजूद है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बच्चों. अच्छा, क्लियर है सारे यहां तक? अच्छा, ये चीज समझने की कोशिश करेगा, ये इंपॉर्टेंट है. ये परफॉर्मेंस फेज में ही दाखिल हूं मैं और ये मेरे पास कहलाता है कंसोलिडेशन प्रोसेस. सही है, कंसोलिडेशन प्रोसेस में. अच्छा, मैं आपको वापस से बता दूं, ये हैंडआउट जो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं और इसके बाद जो मैं साथ साथ समझा रहा हूं उसके साथ जो मैं इंशाल्लाह मजीद आपको समझाऊंगा, इससे जब आप एज 600 खोल के बैठेंगे तो आप इंशाल्लाह आराम से इसको कैप्चर कर लेंगे. डन हो गया बच्चों? जो ब्लू से लिखा हुआ है वो परफॉर्मेंस है, जो ब्लू से लिखा हुआ है वो परफॉर्मेंस है, जो रेड से लिखा हुआ है वो प्लानिंग है, जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग है. डन हो गया बच्चों? In accordance with the paragraph 17, the group engagement team obtained an understanding of the group-wide controls and the consolidation process, including the instruction issued by the group management to the component. सही है? अच्छा, ये सुनिएगा मेरी बात को. कंसोलिडेशन प्रोसेस के प्रोसीजर्स क्या होंगे? सबसे पहला और अजीम प्रोसीजर, और वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है द ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड रीक्लासिफिकेशन एंड शैल इवैल्यूएट वेदर एनी फ्रॉड फैक्टर और इंडिकेटर ऑफ द पॉसिबल मैनेजमेंट बायस एग्जिस्ट. कंसोलिडेशन, एडजस्टमेंट और रीक्लासिफिकेशन के क्या प्रोसीजर है आपके पास? प्रोसीजर आपके पास ये है कि आप ये देख लें, evaluate whether significant adjustment appropriately reflect the events and transaction, determine whether the significant adjustments have been correctly calculated, processed and authorized by the group management, determine whether the significant adjustments are properly supported and sufficiently documented, checking the reconciliation and the elimination of intra-group transaction, unrealized profit and the intra-group account balances. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये specific consolidation के procedures हैं प्यारे बच्चों. If the financial information of a component has not been prepared in accordance with the same accounting policy, तो लाजमी कोई ना कोई एडजस्टमेंट हुई होगी, उस एडजस्टमेंट को रिव्यू कर लें. इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल ईयर एंड में डिफरेंस आ रहा है तो मैनेजमेंट ने कोई इंट्रा क्लोजिंग करी होगी. इफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपोनेंट विद अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड दैट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ग्रुप, तो जाहिर सी बात है कोई the group engagement team shall evaluate whether appropriate adjustments have been made to those financial statement. ये सारे के सारे प्रोसेस किस चीज के लिए प्यारे बच्चों? ये सारे प्रोसेस किस चीज के लिए हैं? ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं कंसोलिडेशन के लिए. बच्चों क्या बात समझ आती है? अच्छा जी, जबरदस्त. सब्सिक्वेंट इवेंट थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूं. ये क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन विद दी, ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें. कम्युनिकेशन विद दी कंपोनेंट ऑडिटर. ऊपर जितनी चीजें हमने पढ़ी, वो सारी की सारी किसको कम्युनिकेट हो जाएंगी? जल्दी से बता दें. वो सारी की सारी किसको कम्युनिकेट हो जाएंगी? पहली चीज लिख के दें कि आप हमसे कोऑपरेट करेंगे. एथिकल रिक्वायरमेंट, हाँ,
कंपोनेंट मटेरियलिटी इसके बेसिस पे करेंगे। ये आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है। ये कंपनी के रिलेटेड पार्टीज के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है आप हमें बताइएगा, ताकि जब मैं कंसोलिडेशन के प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या सारी के सारी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो गई है कि नहीं भी। सही है। ये पीडब्ल्यूसी की तरफ से केपीएमजी को जाएगा और ये केपीएमजी की तरफ से किसके पास आएगा, पीडब्ल्यूसी के पास आएगा। तो जो चीजें मैंने उसको कही है उसका ये मुझे रिप्लाई कर देगा। क्या रिप्लाई कर देगा कि हाँ मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता हूं। ये ग्रुप इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। हाँ मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता हूं, हाँ मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और जितनी भी नॉन कंप्लायंस होंगी लॉज एंड रेगुलेशन से, ये पकड़े, ये नॉन कंप्लायंस हुई लॉज एंड रेगुलेशन से, ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। यहां पे मैनेजमेंट की पॉसिबल बाइसनेस है, इंडिकेटर्स ऑफ द पॉसिबल मैनेजमेंट बाइसनेस है, ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल है और ये कुछ अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो कि हमने, ये क्या कहलाता है, कवर लेटर कहलाता है। कवर लेटर में ये पॉइंट है, मैनेजमेंट लेटर में ये पॉइंट है, फ्रॉड के ये इंडिकेशन है, आईजा 250 के हिसाब से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? और द कंपोनेंट ऑडिटर्स ओवरऑल फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। डन हो गया बच्चों? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये कौन है? होल्डिंग कंपनी। ये इसकी सब्सिडी 1 है, ये इसकी सब्सिडी 2 है, ये इसकी सब्सिडी 3 है। ठीक है। इसका ऑडिट पीडब्ल्यूसी कर रहा है, इसका ऑडिट केपीएमजी कर रहा है, इसका ऑडिट ईवाई कर रहा है, इसका ऑडिट यूसुफ आदिल कर रहा है। ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। होल्डिंग कंपनी के जो स्टैंड अलोन एफएस होंगे, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, अगर पीडब्ल्यूसी ने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, पीडब्ल्यूसी किसको कंसीडर करेगा? जल्दी से बता दें किस चीज को कंसीडर करेगा बच्चों, जल्दी अब सब आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्डिंग कंपनी कहती है पीडब्ल्यूसी से कि मेरे स्टैंड अलोन एफएस को ऑडिट करो, तो पीडब्ल्यूसी क्या करेगी? पीडब्ल्यूसी सिर्फ और सिर्फ आईजा 220 अप्लाई करेगी। डन हो गया। लेकिन अगर पीडब्ल्यूसी को कहा जाए कि भाई मैं तो एक और कंसोलिडेटेड एफएससी बनाऊंगी और उसके अंदर ये भी मर्ज हो रही होंगी, ये भी कंसोल हो रही होंगी, तो मुझे बताएं अब पीडब्ल्यूसी को क्या देखना पड़ेगा? जल्दी से बता दें। बस 220 प्लस 600, अब 600 भी देखना पड़ेगा। सही है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो सबसे पहला फेज होगा, ये 5 मिनट में डायग्राम बनाऊंगा, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके जितने भी सवाल होंगे मैं वो एड्रेस कर दूंगा। सही। मेरे खुद 9:30 बजे एमएस 1 की क्लास है। सुनिएगा, जितने भी मेरे एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या? सबसे पहली चीज आईजा 220। तो आईजा 220 में जो बातें लिखी हैं उससे तो मुझे कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा। मुझे इसके अलावा एक और चीज ये एवेल्युएट करनी पड़ेगी। क्या एवेल्युएट करनी पड़ेगी? कि क्या मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंपोनेंट पे ले भी सकता हूं या फिर नहीं ले सकता। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। किसकी? ग्रुप की, कंपोनेंट की, उनके स्ट्रक्चर्स की, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स की, मुझे इन सारे फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। बच्चों डन हो गया? अगर एक्सेप्टेंस करके मैं कहता हूं हाँ जी मुबारक को एक्सेप्टेंस हो गई, तो फिर आईजा 210 के हिसाब से मैं क्या बनाऊंगा? एक अदर एंगेजमेंट लेटर बनाऊंगा। एंगेजमेंट लेटर 210 के हिसाब से बनेगा। बस 600 के हिसाब से क्या 4 चीजें ऐड हो जाएंगी कि कंपोनेंट ऑडिटर, कंपोनेंट मैनेजमेंट, कंपोनेंट, इनके सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स पे मेरा एक्सेस होगा। डन हो गया? अच्छा बच्चों, एक्सेप्टेंस हो गई। अगली चीज कौन सी आ जाएगी? जल्दी से बता दें, अगली चीज कौन सी आ जाएगी? अगली चीज मेरे पास प्लानिंग आ जाएगी। मेरे बच्चों, प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या होगा? आईजा 315। तो वो जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऊपर ऑब्टेन करी थी, ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी थी अम्मार साहब, इसको मैं क्या कर दूंगा? इसको मैं अपडेट कर दूंगा, एनहांस कर दूंगा। ठीक है। और यहां पे जब अंडरस्टैंडिंग में लूंगा आईजा 315 वाली, तो वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी। और वो किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी? वो कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग होगी। सही है। मैं पीडब्ल्यूसी ने जब एक्सेप्ट किया होगा, थोड़ी देर पहले आपने कहा पीडब्ल्यूसी जब एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो वो क्या देख रहा होगा? वो एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी।
तो वो जब केपीएमजी पे भी रिलाई करने की कोशिश कर रहा है तो केपीएमजी के लिए भी क्या देखेगा, केपीएमजी के लिए क्या देखेगा, जल्दी से बता दें। इंडिपेंडेंस, कंप्लायंस, इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट और कॉम्पिटेंसी और प्रोफेशनल बॉडी क्या है इसके ऊपर, सही, क्या वो उसको ओवरसाइट करती कि नहीं करती, सही है। कितनी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक फैक्टर ये हो गया। कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। क्या यहां तक बात समझ आती है? अंडरस्टैंडिंग लेनी क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये हो गया क्वेश्चन 1। किस डिटेल में, नेचर, टाइम, एक्सटेंट, ये आपके पास हो गया। कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर ये इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट पे डाउट्स क्रिएट हो गए या सीरियस कंसर्न है, ये ओवरकम नहीं हो सकते बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? हाँ, कॉम्पिटेंसी पे अगर है तो वो ओवरकम हो सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप कॉम्पिटेंट ऑडिटर के काम पे रिलाई नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड चीज, जब आईजा 315 के हिसाब से प्लानिंग हो गई तो इसका मतलब है इसी चीज के साथ मैं एक और चीज कनेक्ट करता हूं। जो कंपोनेंट्स होंगे, जो कंपोनेंट ऑडिटर होगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा होगा। क्या मुझे इसके काम में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि मैं सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करूं, असेस करूं, रिस्क अगेंस्ट रिस्पांस बनाऊं? जल्दी बता दे बच्चों। डिपेंड करता है कि ये जो कंपोनेंट है ये कितना सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये जो कंपोनेंट है ये कितना सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। डन हो गया। तो मेरे पास क्या तरीकेकार मौजूद है इसके साथ इन्वॉल्व होके भाई आप उससे मीटिंग कर सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर सकते हैं। वो और कंपोनेंट मैनेजमेंट जब साथ मीटिंग कर रहे होंगे तो आप उस मीटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चों। के यहां तक बात समझ आती है सबके? फिर उसके बाद मैं एक और अदद काम करूंगा और आइजा 320 मटेरियलिटी की तरफ आ जाऊंगा और मैं ग्रुप मटेरियलिटी तो निकालूंगा, लेकिन मैं एक और मटेरियलिटी भी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? और एक कंपोनेंट मटेरियलिटी कब निकालूंगा? जब मैंने कंपोनेंट ऑडिटर से काम करवाना है। डन हो गया बच्चों। जब प्लानिंग भी हो गई तो अगली चीज मेरे पास आ जाएगी परफॉर्मेंस। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज सुन ले, एक अच्छी लिंकिंग सुन ले। ये जितनी भी चीजें हैं ये प्लानिंग फेज में मैं किसको कम्युनिकेट करूंगा? जल्दी से बता दें, किसको कम्युनिकेट करूंगा? कंपोनेंट ऑडिटर को। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, मटेरियलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क, ये सारी चीजें किसको कम्युनिकेट करूंगा? ये सारी चीज। अच्छा, परफॉर्मेंस फेज में सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑडिटर मुझे इन सारी चीजों का रिप्लाई कर देगा। डन हो गया प्यारे बच्चों। और परफॉर्मेंस फेज पे मैं कंसोलिडेशन प्रोसेस के ऊपर कुछ काम कर लूंगा। क्लियर है मेरे बच्चों यहां पे? अच्छा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया। आपके पास 10 मिनट है, मुझे बताएं आपके क्या सवाल है इसके ऊपर। अब जो सवाल आप पूछेंगे मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। अब आपके क्या सवाल है, जल्दी से बताते हैं। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। इबादुल्लाह ने कहा सर ये मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम एक कागज का पर्चा होता है, पेज होता है, और उस पेज के ऊपर वो इंफॉर्मेशन लिख के आपको दे देता है। यार थोड़ा सा एक एक करके सवाल पूछेंगे, आपके सवाल फिर ऊपर रह रहे हैं। मैं इसको स्क्रीन और बड़ी कर देता हूं। बिल्कुल रेलिवेंट है। उमर साहब सारे पासवर्ड वैसे क्या कहते हैं क्लास में तो किए हुए, लेकिन मुझे एक आध दिन का टाइम दे, मैं उसमें आपको मजीद सवाल भी करा दूंगा बस। अच्छा, इंटरिम क्लोजिंग की टाइमिंग का बच्चे पूछ रहे हैं। ये चीज समझने की कोशिश करें। अगर आपका ईयर एंड, होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, सही है, होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, और सब्सिडरी कंपनी का जो ईयर एंड है लेट से 30 अप्रैल है, तो उसके तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ होगा वो 30 अप्रैल का हुआ होगा, ऐसा ही है।
तो उसको मजीद 2 महीने ऐड करने पड़ेंगे, 2 महीने ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि वो 30 ताकि जून पे जून कंपाइल हो सके। ऐसा ही है बच्चों, ये मेरे पास कहलाता है इंटरिम क्लोजिंग। अच्छा, एक एक करके चले प्यारे बच्चों, एक एक करके चले। सर क्या एसोसिएट के लिए भी आइजा 600 अप्लाई होगा, ये सवाल है। क्या एसोसिएट के लिए भी आइजा 600 अप्लाई होगा, ये सवाल है बच्चों। अच्छा, एसोसिएट के लिए भी आइजा 600 अप्लाई होगा। इसकी लॉजिक है और लॉजिक ये है कि एसोसिएट नॉर्मली कंसोलिडेशन करते हुए आप किस पे रख रहे होते हो? इक्विटी मेथड पे। इन्वेस्टमेंट तो वेरीफाई कर लिया आपने, इन्वेस्टमेंट तो वेरीफाई हो गई है, लेकिन ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आया है, तो ये प्रॉफिट, तो लेट से प्रॉफिट कितना था सब्सिडी का? 100 रुपए, इसमें से 40% आपका, तो कितना बन गया? 40 रुपए। 40% भी वेरीफाइड है, मैं एग्रीमेंट से वेरीफाई कर सकता हूं, लेकिन 100 रुपए आपने काम किया है, 100 रुपए के ऊपर आपने काम किया है क्या? 100 रुपए के ऊपर काम किया है मेरे बच्चों ने? 100 रुपए, आप कौन हो? आप PwC हो, और 100 रुपए पे किस पे काम किया है? 100 रुपए पे किस पे काम किया है? KPMG ने काम किया है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है आपके कंसोलिडेटेड एफएस पे आप इस 40 रुपए के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो, और 100 रुपए के ऊपर आपकी बुक्स में कोई भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। यस, आइजा 600 अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल होगा दानियाल साहब, बिल्कुल होगा। अफजल नॉर्मली नहीं करती। बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सारे के सारे कंपोनेंट इनसिग्निफिकेंट है, साथ का सवाल है, अगर सारे के सारे कंपोनेंट इनसिग्निफिकेंट है, अभी मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूं। अगर सारे के सारे कंपोनेंट इनसिग्निफिकेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कंसोल पे टोटल एसेट्स आ रहे हैं, कंसोल के टोटल एसेट्स आ रहे हैं 1000 के, ठीक है। इसमें से जितनी भी सब्सिडीज हैं 1 2 3 4, इन सब का मिला के बैलेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। तो मैं सारी की सारी को भी नॉन सिग्निफिकेंट करार दे दूं, क्या मेरे ग्रुप पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? 1000 रुपए, क्या मेरे ग्रुप पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा प्यारे बच्चों? नाज़िम साहब, ब्रांच इज इक्वल टू कंपोनेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो आप इसको भी इग्नोर करते हैं, आप नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, आप इसके ऊपर काम ना करें, आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लें। ज्वाइंट ऑडिटर ऐसा नहीं, आज का एजेंडा नहीं है। आप आइजा 600 के सवाल पूछने पूछ लें। अच्छा, मैं सब्सिक्वेंट इवेंट का पार्ट बता देता हूं आपको, सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे लिखने दें, फिर आप सवाल करिएगा। सब्सिक्वेंट इवेंट का मसला ये है कि पहले किसका ऑडिट होगा? जब तक सब्सिडरी का ऑडिट नहीं होगा, क्या आप कंसोल का ऑडिट कर सकते हो? तो सब्सिडरी का ऑडिट हुआ 20 मार्च को, कंसोल होने जा रही है 30 मार्च को। जब आप कंसोल कर रहे हो तो क्या ये सब्सिडरीज कंसोल में शामिल है? कंसोल में आप डेट देने जा रहे हो 30 मार्च। इस डेट का मतलब है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने इस पे 30 तक काम किए हुए हैं, लेकिन क्या सब्सिडरी ने 30 तक काम किया हुआ है? क्या सब्सिडरी के ऑडिटर ने 30 तक काम किया हुआ है? तो आप कंपोनेंट ऑडिटर से कहते हो कि आप भले रिपोर्ट साइन कर दें 20 मार्च की, लेकिन जब तक मेरी रिपोर्ट साइन नहीं हो जाती, आपने सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम करना है, और इन केस अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होता है तो आपने मुझे कम्युनिकेट करना है। डन हो गया बच्चों? अगर पेपर में सवाल आता है, सुन ले मेरी बात, अगर पेपर में सवाल आता है कि सब्सिडरी KPMG है, मतलब सब्सिडरी का ऑडिटर KPMG है, ग्रुप का ऑडिटर PwC है, KPMG ने 20 मार्च को रिपोर्ट साइन कर दी, रिपोर्ट में डेट डाल दी, सही है। 25 मार्च को उसको एक सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गया, अगर पेपर में ये सवाल आ जाता है तो आप देखिएगा सवाल में वो एड्रेस किसको कर रहा है, क्या वो आपको एड्रेस कर रहा है, क्या वो KPMG को एड्रेस कर रहा है। अगर KPMG को एड्रेस कर रहा है तो KPMG के हिसाब से आइजा 560 अप्लाई हो चुका है, और आइजा 560 का ऑब्जेक्टिव 2 अप्लाई हुआ है, फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।
आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन अगर सवाल में कहा जाता है कि आप पीडब्ल्यूसी हैं तो आपके ऊपर आइजा 560 टेक्निकली स्पीकिंग अप्लाई ही नहीं होगा, बिकॉज अभी तक तो आपने रिपोर्ट साइन करी नहीं है। ये सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है, जैसे कंपोनेंट ऑडिटर ने आपको बताया, आप ग्रुप मैनेजमेंट को बोलोगे कि चलो शराफत से इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करो, रीस्टेट नहीं, इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करो, और फिर उसके बाद मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगा। क्या बात समझ आती है? अच्छा, एक चीज जो मैंने स्टार्ट में कही थी मैं आपको समझा दूं, ये एक डायग्राम समझने, अगर आप ये डायग्राम समझने की कोशिश कर लेंगे मेरे से तो इंशाल्लाह बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। 2 मिनट मिल सकते हैं मुझे? मैं वही बता रहा हूं, मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट मुझे दे तो मैं आपको एक अच्छी चीज सिखा देता हूं बच्चों। यूसुफ आदिल लेट से एसएसजीसी को ऑडिट कर रहा है। एसएसजीसी ने अपना एक फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है, किसको? तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को। लेट से सुनिएगा मेरी बात को, सही है? तो यूसुफ आदिल ऑडिट कर रहा है एसएसजीसी का। एसएसजीसी ने एक फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है, किसको? तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को। तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो ऑडिटर है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो केपीएमजी है। और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक ने ईवाई को इन्वॉल्व किया है कि मुझे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट इशू करो। क्या यहां तक बात समझ आती है? प्यारे बच्चों, ये जो ईवाई है, ये ISAE 3402 के हिसाब से सारे काम करेगा। डन हो गया। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर केपीएमजी है, ये आइजा 100 से लेके 720 के हिसाब से काम करेगा। डन हो गया। अच्छा, अगर ये T1 और T2 रिपोर्ट यूसुफ आदिल के पास लेट से आ गई, काम मुनासिब हो गया, सब कुछ हो गया। अब कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, वो कहां पड़े हुए हैं? कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कहां पड़े हुए हैं? कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, किसके पास? तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास। और यूसुफ आदिल लेट से तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का एक्सेस नहीं कर सकता, वो किसी और मुल्क में, ठीक है, वो किसी और मुल्क में। तो यूसुफ आदिल इंगेज करता है लेट से जीटी को कि जी आप इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखें। प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन है, इसके ऊपर भी क्या अप्लाई हो सकता है? जल्दी से बता दो। अच्छा, 600। अगर आप केपीएमजी को भी ये काम कहेंगे तो आइजा 600। अगर आप ईवाई को भी ये काम कहेंगे तो आइजा 600। क्लियर है बच्चों सारे यहां पे? नहीं, हमारे साहब कंपोनेंट मटेरियलिटी वो प्लानिंग मटेरियलिटी होती है, तो उसके बाद आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को इवैल्यूएट करना होगा कि वो सही है कि गलत है। क्लियर है बच्चों? प्रोफेशनल जजमेंट है। अगर आप उसकी T1 और T2 रिपोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं, यूसुफ आदिल अगर उसकी T1 और T2 रिपोर्ट पे रिलाई कर रहा है तो वो आइजा 402 के हिसाब से कर रहा है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है रहमान। चले, अब मेरे बच्चों मेरी बात सुने। ये मैं हैंडआउट आपसे शेयर करता हूं, मेरी MS1 की क्लास है, मैं आपसे हैंडआउट शेयर करता हूं। आपने क्या करना है, हैंडआउट को अच्छे से पढ़ना है। आपने कुछ चीजों को अगर आपने बुक रेफर करनी है, नेक्स्ट क्लास से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे और जो रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस का आप पूछ रहे हैं मैं इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा। डन हो गया बच्चों? यार कल CFEP 2 का, कल जो क्लास है वो CFEP 2 की है, जिसमें जो हमारे पास शेयर्स का एक मुश्किल एरिया है, जिसके अंदर हमारे पास कंपनीज एक्ट भी है और हमारे पास
सिक्योरिटीज एक्ट भी है, फिर हमारे पास PSX रूल बुक भी है, फिर हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग भी है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी है। तो वो सारी चीजें जो हमारे पास है, फर्दर इश्यूज ऑफ शेयर्स भी है। तो कल CFAP 2 का सेशन है इंशाल्लाह 2 घंटे का, जिसके अंदर शेयर्स वाले एरिया को मैं सारा इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे में कर दूंगा। कल की पूरी क्लास CFAP 2 की सिर्फ शेयर से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे में CFAP 2 का जो शेयर्स वाला एरिया जो 15-20 नंबर का आता है वो आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। डन है बच्चों? फिर परसों तो इंशाल्लाह CFAP और MS7 का नंबर वापस से नहीं, रेलेवेंट नहीं है सुफियान साहब। जो MS7 का स्टूडेंट है वो ये क्लास अटेंड कर ले। आज कुछ फायदा हुआ बच्चों? चलें जबरदस्त। तो हम एक काम ये करेंगे, हम रोज इस तरीके से 1-1.5 घंटा बैठ जाएंगे बच्चों। फैजानी सारी चीजें हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास करेंगे ना क्वेश्चंस के साथ, 5 मिनट मेरी MS7 है बच्चा, वरना मैं भी करा देता हूं। चले बच्चों, एज 402 के ऊपर गुलाम साहब बहुत जबरदस्त वीडियो है YouTube पे, वो लाजमी देख लें, इससे अच्छा रिवीजन वो हो जाएगा। मैं MS7 की बात करता हूँ बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। मैं करता हूँ बच्चों, मैं करता हूँ।